हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने फ्री एजुकेशन चैनल वाईफाई बुक में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार आते हैं और इस साल भी आ सकते हैं। इसके पहले हमने न्यू सिलेबस का वीडियो बनाया है, जो कि 30% ऑफ गवर्नमेंट ने किया है। तो अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर है, जबकि आर निम्न को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, तो इसका एक संबंध पूछ रहा है कि कौन सा होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन है। एक है 1 इज लेस देन आर, आर इज लेस देन बी। एक है 0 इज लेस देन आर इज लेस देन इक्वल टू बाई बी। सी वाला है 0 इज लेस देन इक्वल टू बाई आर, आर इज लेस देन बाई बी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, 0 इज लेस देन बाई आर, आर इज लेस देन बाई बी। कैसे सही होगा? हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कोई भी ए यदि हम बी से भाग करते हैं तो यहाँ पर कुछ भागफल क्यों आता है और हमारा शेषफल जो है आर आता है। और हमें पता है जो हमारा आर है वह 0 से बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और जो हमारा बी है, बी क्या होगा, वह आर से हमेशा बड़ा होगा। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू बाई आर, आर इज लेस देन बाई बी। यहाँ पर ग्रेटर देन है और यहाँ पर लेस देन है। कुछ इस प्रकार से है। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का 15, 18 और 24 का लस है। तो यहाँ पर भी देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में जो आते हैं वो एक लगातार एक नंबर के आते हैं, 2 नंबर के। ऊपर वाला जो हमने बताया यूक्लिड विभाजन का जो संबंध पूछा था, तो यह 1 नंबर का आता है बेसिकली। और सेकंड क्वेश्चन जो है यह देखिए हमारा 1 नंबर भी में अगर बहुविकल्पीय पूछता है तो 1 नंबर में आएगा, या फिर कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। तो आप इससे प्रिपेयर करे रहिएगा। तो यहाँ पर पूछा है 15, 18 और 24 का लस है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, 90, 120, सी वाला 240 है और डी वाला 360। तो आइए सबसे पहले इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 को जब अभाज्य गुणनखंड को रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5, 3 × 5 = 15। इसी प्रकार से अगर हम 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18। और 24 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद हम इनमें से कॉमन देखेंगे कि कौन सी संख्या तीनों में कॉमन आती है। तो यहाँ पर देखिए 18 जो है, 18 15 को तो हम 3 इंटू 5 के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 का 3 इंटू 3 है, तो इसे हम 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 3 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 24 का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इन तीनों का 2 क्यूब हो जाएगा इंटू। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है और तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। और यह हमारा लगभग 2 नंबर का या फिर 4 या 6 भी नंबर का भी हो सकता है।
तो यहाँ पर हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 23 है और एलसीएम भी दिया है 1449 है। यदि इनमें से एक संख्या हमें दिया हुआ है, ये हमारा जो एक संख्या है, पहली संख्या वो 161 है, तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं ए और बी हैं, जिसमें से हमारा ए बराबर 161 है और बी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला ए इंटू बी होगा इक्वल टू एलसीएम इंटू यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ ए कामा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कामा बी, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारा 161 है, तो 161 इंटू बी इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कितना है? 23 है, सॉरी यहाँ पर एचसीएफ 23 है और एलसीएम 1449 है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 23 इंटू 1449 बटे 161 होगा। अब इससे हम काट देंगे तो 23 एक्का 23 और 23 सत्ते 161 होता है। अब इसे हम भाग देंगे तो 7 एक्का 7, 7 दूनी 14, 0 7 सत्ता 49, हमारा बी बराबर 249 आ जाएगा, वो सॉरी 207 आ जाएगा। तो यही हमारी दूसरी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, बिना वास्तविक विभाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर देखिए अशांत आवर्ती कब होगा? जब इसका हर, यानी जो हमारा a बाई बी के रूप का कोई परिमेय संख्या है, तो हमारा जो b का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा, तब हमारा जो परिमेय संख्या होगा वह शांत आवर्ती में होगा। यदि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होता है, तो हमारा जो परिमेय संख्या है वह अशांत आवर्ती का होता है। तो यहाँ पर 17/90 है, तो सबसे पहले हम 90 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 90 का, तो ये हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90। तो अब इसे हम देखेंगे क्या यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 की घात 1 है इंटू अन्य गुणनखंड है, अतः हमारा परिमेय संख्या अशांत आवर्ती का है। तो यहाँ पर देखिए इसी टाइप के बहुत से सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कभी कभी दे देगा कि 17/90 क्या एक परिमेय संख्या है। तो यदि अगर यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है, तो हमारा जो परिमेय संख्या है वह हमारा परिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 17/90 दिया रहेगा, पूछेगा क्या यह परिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले 90 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा, तो हमारा जो संख्या है वह परिमेय संख्या होगी।
और यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होता है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, यहाँ पर यानी कि अपरिमेय होगा। तो इसी प्रकार से कई भी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह लगभग 4 नंबर और 6 नंबर में पूछा जाता है। अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो 1 नंबर का भी पूछ सकता है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि संख्याओं 1665 और 4025 का मस, हमें मस ज्ञात करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 4025 इज ग्रेटर देन बाई 1665, यह हमारा होगा। अब हम छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे। तो यहाँ पर 4025 को भाग देंगे 1665 से। तो यहाँ पर हम 2 बार ले जाएंगे। जब 2 बार ले जाएंगे तो हमारा आएगा 3312। आप गुणा करके देख सकते हैं, 3312 आएगा। उसके बाद 5 में से 2 जाए 3, 1, 9 में से 3 जाए 7, और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 713 बचा। अब 713 देखिए छोटा आ गया किससे, हमारा 1665 से। तो अब 713 से भाग देंगे 1665 में। अब 713 को हम 2 बार ले जाएंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक का 2, 7 दूनी 14, यह आएगा 1426। अब इसे माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 230 360 होगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल आता है और इस साल भी आएगा। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। और यह अक्सर 6 नंबर या फिर 4 नंबर की प्रश्न में आता है। तो यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसे हम सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए हम इसे मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए किस प्रकार से लिखना है कि सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हमने माना। जब इसे हम परिमेय संख्या मान लिया तब हमारा जो √5 क्या होगा, तब हमारा √5 जो है वह a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा परिमेय संख्या जो होता है वह a/b के रूप का होता है, यहाँ होना चाहिए। तथा या फिर जबकि b इज नॉट इक्वल टू बाई 0 तथा p और वह q आपस में पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद माना p और q क्योंकि यह सब अभाज्य होते हैं आपस में। तो माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। यह हमारा परिमेय संख्या का थ्योरी होता है कि p और q जो होता है, p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड
खंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अब देखिए, अब जो हमारा √5 है वह P बाई Q या फिर A बाई B के रूप का होगा। तो P इक्वल टू, इसे जब हम √5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यह हमारा √5 Q के रूप का हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P² इक्वल टू 5Q²। इसलिए P² संख्या 5 के विभाज्य है, यहाँ पर 5 से विभाज्य है। यहाँ पर जब P² 5Q² को यदि विभाजित करता है तो P² 5 को विभाजित करता है। जब P² 5 को विभाजित करेगा तो हमारा P भी, यहाँ पर P भी संख्या 5 को विभाजित करेगा। अब यहाँ पर जब दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद P² इक्वल टू 5Q² हुआ। P² संख्या 5 से विभाज्य है तो हमारा P भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। अब P 5 से विभाज्य है, जब हमारा P 5 से विभाज्य है तब हमने माना P बराबर 5R हमने माना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पर भी P इक्वल टू 5R दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा P² इक्वल टू 25 R²। परंतु हमें यह भी ज्ञात है कि P² इक्वल टू 5Q² होता है। यह हमें पता है कि हमारा जो P है वो स्क्वायर 5Q² को विभाजित करता है। इसलिए 5Q² इक्वल टू 25 R²। यहाँ पर देखिए P² का मान ये वाला हमने रख दिया। इसे मान लीजिए समीकरण पहला मान लें, और समीकरण पहले का मान रखने पर हमारा कुछ इस टाइप से होगा। फिर 5Q² इक्वल टू 25R, 5Q² इक्वल टू 25R²। अब Q² इक्वल टू 25R² बटे 5, 5 1 का 5, 5 5 25। तो हमारा Q² इक्वल टू R²। तब देखिए यहाँ पर Q²
5 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। तब जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए और चूंकि P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, यहाँ पर P भी 5 को विभाज्य करता है और Q भी 5 से विभाज्य करता है। इसलिए 5 जो है P और Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। जो कि 1 के अतिरिक्त है। अतिरिक्त है ये समझे, यह एक विरोधाभास है। देखिए पहले हमने क्या माना था, जब हमने 5 को परिमेय संख्या माना तब P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। परिमेय संख्या का ये रूल होता है। और यहाँ पर देखिए P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य, यानी P और Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। इसलिए जो हमने परिमेय संख्या माना था यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमने जो परिमेय संख्या माना था यह गलत साबित हो गया। इसलिए यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार था। कल्पना के अनुसार P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अतः यह हमें क्या संकेत देता है? अतः हमें संकेत देता है कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसे 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, 2 बार अपनी नोटबुक में अगर कर लेंगे तो यह आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम 17 × 5 × 11 × 3 इतने को मल्टीप्लाई कर लेंगे
प्लस 2 इतने को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5610। और हम प्लस के बाद वाली संख्या यहाँ पर 2 इंटू 11 है तो 11, 2 इंटू 11, जब हम इतने को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5610 आएगा। तो 5610 प्लस 11 दूना 22, ये 22। अब इतने पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा 5632 आएगा। अब इसे हमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यानी जिस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो 5, 6, 3, 2 को जब हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमारा 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 8, 1, 6। इसी प्रकार से 1408। आपको एलसीएम निकालना आता है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इसलिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार से 2 बार ले जाएंगे तो 88, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 44 को यहाँ पर 22 आ जाएगा। फिर 22 को 2 बार ले जाएंगे, 11 को 11 बार ले जाएंगे, 11 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 8, 1, 9। तो यहाँ पर हमारा 2 के पावर 9 इंटू 11, यह हमारा क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। और हमें सिद्ध भी ये करना है कि जो हमारी ये संख्या दी हुई है कि 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 एक भाज्य संख्या है। अब इसे जब हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया तो हमारी जो संख्या है वो क्या है, वह एक भाज्य संख्या ही होगी। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो, अब देखिए 9th क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स